अत्याचारी सौतेली माँ और जादुई सोने चांदी की चूड़ियाँ। बहुत समय पहले की बात है। ब्रिजवासन नामक गांव में दो बहनें कविता और पूजा अपनी सौतेली माँ शीला के साथ रहा करती थी। कविता और पूजा के पिता राघव ने शीला से दूसरी शादी इसलिए की थी ताकि वो कविता और पूजा की अच्छी देखभाल कर सके। लेकिन उनका ये फैसला गलत साबित होता है, क्योंकि शीला की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम रमा था। शीला रमा से बहुत प्यार करती थी। शीला ने राघव से शादी सिर्फ उसकी धन दौलत हासिल करने के लिए की थी। शीला दोनों बहनों के ऊपर बहुत ही अत्याचार किया करती थी। उन दोनों से घर के काम कराया करती और कोई काम गलत होने पर उनकी बहुत पिटाई भी करती थी। कविता, ओ मनहूस लड़की, कहाँ मर गई? इस लड़की से कभी कोई काम नहीं होता, बस 24 घंटे आराम ही करती रहती है। घर में इतना सारा काम पड़ा है, वो तो इसे दिखाई ही नहीं देता। कविता, ओ मनहूस कविता, कहाँ मर गई? जल्दी मेरे पास आ। क्या हुआ माँ? मैं अभी बाजार से सब्जी लेकर आई हूँ। मेरे पास चप्पल नहीं है। रास्ते में कांटे और पत्थर मेरे पैर में न चुभ जाए, इसलिए मैं बच बच के आ रही थी। इसी वजह से थोड़ी देरी हो गई। माँ, मुझे चप्पल दिला दीजिए ना। क्यों मनहूस, पैसे क्या पेड़ पर लगे हैं जो मैं तुझे नई चप्पल दिला दूं? जैसी भी टूटी फूटी चप्पल है उन्हीं से गुजारा कर। अगर नहीं है तो नंगे पैर चल। मेरी बला से तुझे कांटे चुभे या फिर पत्थर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास तेरी नई चप्पल के लिए पैसे नहीं है। इतने में शीला की सगी बेटी रमा वहाँ आ जाती है। मम्मी, आपको पता है, आज मैं अपने दोस्तों के साथ मॉल घूमने गई थी। तभी मैंने वहाँ बहुत अच्छी सेल लगी देखी। इतनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ, उन्हें देखकर तो मेरा मन ही आ गया। ड्रेस, सैंडल, मेकअप, सब चीजों की बहुत अच्छी सेल लगी है। मम्मी, जल्दी से मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए, मुझे शॉपिंग करने जाना है। हाँ, क्यों नहीं मेरी शहजादी बिटिया। मेरी बेटी को कोई चीज पसंद आए और उसकी माँ उसे ना दिलाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे 10,000 में आ ही क्या जाएगा। मैं तुझे पूरे 20,000 रुपए देती हूँ। ये लो, तुम्हें जो भी पसंद हो ले आओ। चूड़ियाँ, कपड़े, सैंडल, मेकअप, कुछ भी जो मन करे उसे ले आना। मेरी बच्ची की मैं हर ख्वाहिश पूरी करूँगी। माँ, अभी तो आपके पास मेरे 100 रुपए के चप्पल के लिए भी पैसे नहीं थे और आप अपनी बेटी को 10,000 की जगह 20,000 रुपए दे रही हो। पिताजी को आने दीजिए, मैं उन्हें सब बताऊंगी। क्या पूजा दीदी और मेरे ऊपर कितना अत्याचार करती है और हमें फटे पुराने कपड़े देती है और पूरे दिन में सिर्फ एक समय खाना देती है। लगता है मनहूस कल की पिटाई भूल गई। रुक, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। ऐसा कहकर शीला बेचारी कविता की बहुत पिटाई करती है और जब उसका पिटाई करके भी पेट नहीं भरता तो वे उसे एक रूम में बंद कर देती है। तभी पूजा शीला को रोकती है, लेकिन शीला पूजा की एक नहीं सुनती और पूजा से कहती है, देख मनहूस लड़की, तेरी बहन को 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। उसने मुझे धमकी दी है अपने पिता को सब बताने की। अपनी बहन को समझा देना, वरना अच्छा नहीं होगा। आगे से अगर उसने मुझे जवाब दिया तो मैं तुम दोनों बहनों की जवान खींच लूंगी। और मैंने तुझे कुछ काम दिया था, कपड़े धोना, इस्त्री करना और गेहूं पीसना। वो सारे काम हो गए क्या, या फिर तुझे भी पिटाई खानी है? माँ, मैंने कपड़े भी धो दिए, इस्त्री भी कर दी है और गेहूं भी पीस दिया है। देखिए, मेरे हाथ पर छाले भी पड़ गए हैं। छाले पड़ गए तो क्या करूं? तुम दोनों बहनें रोटी नहीं खाती क्या? रोटी खाओगी तो काम तो करना ही पड़ेगा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? ये काम तो तूने कर दिया है। सुबह के बर्तन गंदे पड़े हैं, उन्हें कौन धोएगा? चल अब जा यहाँ से, जल्दी से बर्तन साफ कर और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ले आ। बेचारी पूजा के हाथ में छाले पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी बर्तन साफ करती है और फिर अपनी सौतेली माँ शीला के लिए चाय बनाकर उसके कमरे में ले जाती है और उनसे कहती है, माँ, मैंने सभी काम कर दिया है। काम करने के बाद आप जो एक समय का खाना देती हैं, वो मुझे दे दीजिए और माँ, कविता को भी खाना दे दीजिए। उससे गलती हो गई, आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि वो आपके सामने जवान न चलाए। वो भी बहुत छोटी है माँ, उसे छोटी समझकर माफ कर दीजिए। नहीं मम्मी, आप इस कविता की बच्ची को खाना मत देना।
भूखे पेट रहेगी तभी अकल ठिकाने आएगी। सोचिए मम्मी, उस लड़की ने आपको धमकी दी है, शीला देवी को धमकी। आप ऐसे कैसे छोड़ सकती हैं उसे? हाँ मेरी बच्ची, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं उस करमजली को खाना नहीं दूंगी। देख पूजा की बच्ची, अगर तुझे अपने हिस्से का खाना लेना है तो ले, वरना जा तू भी जाकर भूखे पेट सो जा। वैसे भी एक समय का खाना नहीं खाओगी तो तुम दोनों बहनें मर नहीं जाओगी। पूजा अपनी सौतेली माँ से अपने हिस्से की एक रोटी ले आती है। माँ ने तो सिर्फ मेरे हिस्से की ही एक रोटी दी है और कविता को 2 दिन तक खाना भी नहीं मिलेगा। मैं मेरी बहन को भूखा नहीं देख सकती। ये रोटी मैं माँ से छुपकर कविता को दे देती हूँ। ऐसा सोचकर पूजा अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन से छुपकर अपने हिस्से की वो सूखी रोटी कविता के पास ले जाती है। फिर उससे कहती है, छोटी ये ले, एक ही रोटी है, तू इसे खा लेना। और हाँ, इस बात की खबर माँ और रमा दीदी को नहीं लगनी चाहिए। मगर दीदी, आप मुझे अपने हिस्से की रोटी मत दीजिए, मैं भूखे रह लूंगी। आप तो पूरे घर का काम करती हैं, कल सुबह उठकर फिर से काम करने लगोगी। इस रोटी की मुझसे ज्यादा जरूरत आपको है, आप इसे खा लीजिए। दोनों बहनें सूखी रोटी एक दूसरे को खिलाना चाहती थी। फिर दोनों बहनें उस एक रोटी को आधा आधा कर कर खा लेती है और पानी पी कर सो जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। पूजा और कविता के ऊपर अत्याचार पर अत्याचार हो रहा था। एक दिन कविता रमा की चूड़ियां उसके पास लेकर आ रही थी, लेकिन तभी कविता का पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाती है, जिस वजह से रमा की सारी चूड़ियां टूट जाती है। जब इस बात की खबर रमा को लगती है तो वो आग बबूला हो जाती है और बेचारी कविता की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और किचन से गरम गरम चिमटा लाकर कविता का हाथ जला देती है। फिर उसके बाल खींचकर कहती है, क्यों री महारानी, तुझसे देखकर नहीं चला जाता? तूने मेरी इतनी महंगी और ब्रांडेड चूड़ियां तोड़ दी। मुझे अच्छी तरह से पता है ये सब तूने जानबूझकर किया है, क्योंकि मम्मी तो तुम्हें ऐसी चीजें दिलाती नहीं है, तो तुम मेरी चीजों से जलती हो, इसलिए तूने मेरी चूड़ियां तोड़ दी। दीदी, दीदी मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मेरा हाथ में भी बहुत दर्द हो रहा है। आपने एक छोटी सी गलती के लिए मेरी कितनी ज्यादा पिटाई की और मेरा हाथ भी जला दिया। कृपया करके आप मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। कविता के बहुत गिड़गिड़ाने के बाद रमा उसे छोड़ देती है और बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी कविता पूजा के पास रसोई में जाती है और रोते हुए उससे कहती है, दीदी देखिए ना, हमारी किस्मत कितनी खराब है। माँ तो हमें पहले ही छोड़कर चली गई और पिताजी भी हमारे साथ नहीं रहते। हमारे दुष्ट सौतेली माँ हमारे ऊपर कितना अत्याचार करती है और देखिए आज तो हद ही पार हो गई। रमा दीदी ने मामूली सी कांच की चूड़ियों के टूटने की वजह से मुझे बहुत मारा और मेरा हाथ भी जला दिया। दीदी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन अब हमारी सौतेली माँ मुझे इस पर लगाने के लिए दवाई भी नहीं देगी। दीदी कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं। नहीं नहीं छोटी, मरने की बात नहीं करते। मैं अभी इस पर टूथपेस्ट लगा देती हूँ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। और दोबारा से मरने की बात मत करना, तुम्हारे सिवा मेरे इस दुनिया में है ही कौन। ऐसा कहकर पूजा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर वो अपनी बहन के जले हाथ पर टूथपेस्ट लगाती है। जहाँ एक तरफ बेचारी पूजा और कविता इतना बुरा जीवन जी रही थी, वहीं दूसरी तरफ रमा एक शहजादी वाली जिंदगी जी रही थी। रमा जब मर्जी तब अपनी माँ से जितने मर्जी पैसे लेती थी, उन्हें पार्टी में अपने दोस्तों के साथ उड़ा दिया करती और तो और आए दिन शॉपिंग भी किया करती। एक दिन पूजा और कविता सब्जी लेने जाती है, तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है, जिन्हें रास्ता क्रॉस करने में दिक्कत हो रही थी। दोनों बहनें मिलकर उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उनका हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करवा देती है। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, तुम दोनों बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी मदद की, मगर इतनी गर्मी में और कड़कती धूप में तुम दोनों बहनें नंगे पैर क्यों हो बेटी? और बेटा
तुम्हारे हाथ में कितनी चोट लगी है, तुम दोनों के कपड़े भी फटे पुराने हैं। बेटी, ऐसा क्यों है? तुम्हारे हाथ में फल और इतनी सारी सब्जियां देखकर ये तो नहीं लगता कि तुम किसी गरीब घर से हो, अच्छे घराने से लग रही हो। बूढ़ी औरत की बात सुनकर दोनों बहनें रोने लग जाती है और अपने ऊपर हुए सभी अत्याचारों के बारे में उस बूढ़ी औरत को बताती है। तभी बूढ़ी औरत कहती है, ऐसी दुष्ट और अत्याचारी सौतेली माँ भगवान किसी को ना दे। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी जादुई सोने और चांदी की चूड़ियों की नदी से जादुई सोने और चांदी की चूड़ियां देती हूँ। मैं एक जादुई बुढ़िया हूँ और हमेशा इसी तरह से लोगों की परीक्षा लेती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, तुम दोनों अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो, आओ मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत उन दोनों को अपने साथ जादुई सोने और चांदी की चूड़ियों की नदी के पास ले जाती है, जहाँ एक तरफ जादुई सोने की चूड़ियों की नदी बह रही थी और दूसरी तरफ जादुई चांदी की चूड़ियों की नदी बह रही थी। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, पूजा बेटी, तुम जादुई चांदी की चूड़ियां पहन लो। इन्हें पहनकर तुम्हें कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा। ये चूड़ियां अपने आप सारा काम कर देंगी। और कविता बेटा, तुम जादुई सोने की चूड़ियां पहन लो, इससे तुम्हारे हाथ के जख्म भी ठीक हो जाएंगे और तुम जादुई सोने की चूड़ियों से जो भी खाने के लिए, पहनने के लिए मांगोगी, वो सारी चीजें ये चूड़ियां तुम्हें दे देगी। अरे वाह अम्मा जी, ये जादुई नदी की सोने और चांदी की चूड़ियां तो बहुत कमाल है और सुंदर भी है। देखो, जादुई सोने की चूड़ियां पहनते ही मेरे जख्म ठीक हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। दोनों बहनें खुशी खुशी घर चली जाती है। पूजा और कविता जादुई सोने और चांदी की चूड़ियों की वजह से अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार से बच रही थी। शीला पूजा को कितना भी काम कितने भी कम समय के लिए देती, वो जादुई चांदी की चूड़ियों की वजह से चुटकियों में हो जाता। शीला दोनों बहनों को सूखी रोटी देती, लेकिन दोनों बहनें उस रोटी को नहीं बल्कि जादुई सोने की चूड़ियों की वजह से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना लेकर उसे ही खाती और पेट भरकर खाती। लेकिन वो जादुई सोने और चांदी की चूड़ियों के बारे में अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन को पता नहीं लगने देती। रमा को ये बात हजम नहीं हो रही थी। तभी वो एक दिन अपनी माँ से कहती है, मम्मी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं बहुत समय से नोट कर रही हूँ, दोनों मनहूस नौकरानी बहनें बहुत खुश रह रही हैं। हम दोनों बहनों के ऊपर कितना अत्याचार करते हैं और आपने कल कविता की कितनी समय पिटाई की थी, लेकिन उसके शरीर पर तो एक भी निशान नहीं है और ऐसे हंस रही थी जैसे उसे पिटाई का कोई असर ही नहीं हुआ। पहले तो एक थप्पड़ मारने पर कितना ज्यादा रोती थी। हाँ मेरी गुड़िया रानी, तुम सही कह रही हो, कोई गड़बड़ तो लग रही है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। इस तरह से दोनों माँ बेटी पूजा और कविता के ऊपर नजर रखने लगती है। एक दिन पूजा जादुई चांदी की चूड़ियों से कह रही थी, जादुई चांदी की चूड़ियाँ, तुरंत घर की सफाई हो जाए। जादुई सोने की चूड़ियाँ, बहुत तेज भूख लगी है, हमारे सामने स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना आ जाए। उनके इतना कहते ही तुरंत घर की सफाई हो जाती है और उनके सामने स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना आ जाता है। ये सब देखकर रमा और शीला हैरान रह जाती हैं और उन दोनों बहनों के पास जाकर कहती है, अच्छा तो महारानी, तुम दोनों के पास जादुई सोने और चांदी की चूड़ियां हैं और तुम दोनों ने हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा। अभी बताती हूँ। क्यों करमजली, जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। अगर तुम्हारे पास जादुई सोने और चांदी की चूड़ियां थी तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? मम्मी, ये जादुई सोने और चांदी की चूड़ियां मुझे चाहिए, कितनी ज्यादा सुंदर है। ये चूड़ियां नौकरानी के पास नहीं बल्कि मेरे पास होनी चाहिए। तुम दोनों को सुनाई नहीं दे रहा? ये जादुई सोने और चांदी की चूड़ियां मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और तुम अच्छी तरह से जानती हो, मैं जो कहती हूँ उसे कर देती हूँ। अगर अपनी जान प्यारी है तो ये चूड़ियां उतार कर मुझे दो।
जैसे ही शीला दोनों बहनों को जान से मारने की धमकी देती है तो दोनों बहनें डर जाती है और अपनी जादुई सोने और चांदी की चूड़ियां शीला को दे देती है। जैसे ही रमा वो जादुई सोने और चांदी की चूड़ियां पहनती है तो उसके हाथ जलने लगता है। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाती है। तभी जादुई सोने की चूड़ियों से आवाज आती है। शीला, तुम दोनों ने मिलकर जो पूजा और कविता के ऊपर अत्याचार किया है, ये उसी की सजा है। अब पता चला जब हाथ जलता है तो कितना ज्यादा दर्द होता है, और तुमने तो जानबूझकर बेचारी के ऊपर कितना अत्याचार किया है। जादुई सोने और चांदी की चूड़ियां, रमा दीदी को बहुत दर्द हो रहा होगा, कृपया करके उन्हें छोड़ दो। पूजा के इतना कहते ही शीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूजा और कविता से माफी मांगती है। शीला के आंसू सच्चे थे और वो सच्चे दिल से माफी मांग रही थी। इसलिए जादुई सोने और चांदी की चूड़ियां रमा को बिल्कुल ठीक कर देती है। तुम दोनों बहनें कितनी ज्यादा अच्छी हो। हमने तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार किया, फिर भी तुमने हमें जादुई सोने और चांदी की चूड़ियों के कहर से बचा लिया। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आज के बाद मैं तुम्हें सगी माँ जैसा प्यार दूंगी और अब तुम दोनों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। आज से मेरी एक नहीं 3 बेटियां हैं। आ जाओ बच्चे, मेरे गले लग जाओ। इस तरह शीला पूजा और कविता के अच्छे स्वभाव की वजह से सुधर जाती है और उन्हें सगी माँ जैसा प्यार देती है। दोनों बहनें अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। किसी गांव में दिनेश नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसको ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं था। उसकी बीवी गरिमा की एक बहुत ही प्यारी बेटी थी जिसका नाम सुमन था। सुमन भी अपनी माँ से बेहद प्यार करती थी। एक बार अचानक से सुमन की माँ की मृत्यु हो जाती है। गरिमा की मृत्यु से सुमन के पिता और सुमन दोनों ही बहुत दुखी थे। सुमन बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। वो हमेशा अपनी माँ को याद करते हुए रोती थी। इधर गरिमा को मरे हुए 1 महीना भी नहीं बीता था और दिनेश ने रीना नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी और अपनी दूसरी पत्नी रीना को अपने साथ घर ले आया। रीना, ये मेरी बेटी सुमन है। मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी की देखभाल के लिए करी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को माँ की कमी कभी महसूस ना होने दो। अजी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं इसे एक सगी माँ की तरह प्यार दूंगी। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है। सुमन बेटी, तुम अब अपनी नई माँ के साथ बातें करो। मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ। इतना कहकर दिनेश वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी सुमन भी अपने कमरे में रोते हुए चली जाती है। तभी सुमन की सौतेली माँ उसके पीछे पीछे उसके कमरे में जाती है और कहती है, सुमन बेटी, मुझसे मिलकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? बेटा, अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मैं आपको बिल्कुल आपकी सगी माँ की तरह प्यार करूँगी। पर तुम तो मेरी सौतेली माँ हो ना। सौतेली माँ बहुत ही बुरी होती है। सौतेली माँ अपने बच्चों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करती है। आप भी मेरे साथ वही करोगी ना? मुझे सब पता है। ये सब आपसे किसने कहा बेटा? सभी कहते हैं और मेरे दोस्त भी मुझे बताते हैं। अच्छा, एक बात बताऊं, तुम बहुत ही प्यारी हो। बस बस, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अरे बुद्धू, तुम सच में बहुत प्यारी हो। मैं तुम्हारी सौतेली माँ नहीं हूँ बल्कि तुम्हारी सगी माँ हूँ। अब तो तुम मेरे से बात करोगी ना? मतलब? बेटी, आपके पापा ने मुझसे शादी सिर्फ आपकी देखभाल के लिए की है। जैसे आपकी माँ आपकी देखभाल करती थी वैसे ही तो हुई ना मैं आपकी अपनी माँ। और वैसे भी तुम मुझे अपनी ही लगती हो। वो क्यों भला? क्योंकि दिन भर तुम अपनी माँ की तस्वीर देखती रहती हो। तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो। अगर मुझे इतना प्यार करने वाली बेटी मिल जाए तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। आप भी बहुत प्यारी हो माँ। अब से आप ही मेरी माँ हो। पहले ही दिन सुमन और रीना की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ ही दिनों में वो दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा घुल मिल जाते हैं। उन दोनों को एक साथ रहना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था।
वो दोनों ज्यादातर एक दूसरे के साथ ही रहते थे। वो दोनों माँ बेटी पूरा दिन हंसते खेलते, बातें करते, खाते और एक ही साथ सोते भी थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुमन और रीना मिलकर घर की सफाई कर रहे थे। तभी सुमन की नजर उसकी सगी माँ के गोल्डन लहंगे पर गई, जो अलमारी में रखा हुआ था। सुमन उस लहंगे को निकालकर रीना को देती है और कहती है, माँ, आप ये गोल्डन लहंगा एक बार पहनकर दिखाओ ना। आपको पता है, ये मेरी पहली वाली माँ का फेवरेट लहंगा हुआ करता था और ये मेरी माँ पर बहुत ही जचता था। आप प्लीज इसे पहनकर दिखाओ ना। प्लीज माँ, ये आप पर बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ, क्यों नहीं, ये लहंगा तुमने मुझे दिया है, मैं इसे पहनकर तुम्हें जरूर दिखाऊंगी। तुम यहीं रुको, मैं अभी ये लहंगा पहनकर आती हूँ। रीना अपने कमरे में चली गई और जैसे ही उसने वो लहंगा पहना तो वो गायब हो गई। तभी दिनेश आ गया और उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की बेल सुनकर रीना तुरंत ही दरवाजा खोलने गई, लेकिन वो दिनेश को भी दिखाई नहीं दे रही थी। कमाल है, ये दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और रीना भी कहीं नजर नहीं आ रही। रीना, ओ रीना, कहाँ हो तुम? हाँ हाँ जी, बोलिए, मैं आपके सामने ही हूँ। तुम मेरे सामने नहीं हो, कहाँ से बोल रही हो तुम? मुझे तुम कहीं दिखाई नहीं दे रही हो। लेकिन तभी घर से बाहर दिनेश की बिजनेस पार्टनर मोहिनी की आवाज आई। मिस्टर दिनेश, ओ मिस्टर दिनेश, बाहर आइए। इतना सुनकर दिनेश बाहर चला जाता है, लेकिन रीना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो शीशे के सामने जाती है और अपने आप को देखती है। वो अपने आप को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो शीशे में खुद को ही नहीं देख पा रही थी। ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इस शीशे में दिखाई नहीं दे रही? आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? फिर रीना को ये सब समझते हुए देर नहीं लगी कि उसने जो गोल्डन लहंगा पहना है वो एक जादुई लहंगा है। रीना ने तुरंत ही वो लहंगा उतार कर रख दिया। कुछ देर बाद ही दिनेश घर आ गया और रीना से बोला, अरे रीना, कहाँ चली गई थी तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। अच्छा, उस वक्त मैं बेड के नीचे सफाई कर रही थी। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में देरी हो जाएगी। तुम और सुमन खाना खाकर सो जाना। इतना कहकर दिनेश वहाँ से चला जाता है और फिर रीना ने उस जादुई लहंगे की बात सुमन को बताई। ये सब सुनकर वो बोली, क्या सच में माँ, वो एक जादुई गायब होने वाला लहंगा है? हाँ सच में। क्या मैं ये बात तुम्हारे पिताजी को बता दूं? नहीं नहीं, आप उन्हें मत बताना। माँ का लहंगा जादुई लहंगा बन गया है, इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। आप अभी किसी को ये बात मत बताना। अगले दिन दिनेश बहुत ही टेंशन में था। क्या हुआ जी, आप इतनी टेंशन में क्यों हो? आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बस मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाओ। तभी उसका घर का दरवाजा बजा। रीना दरवाजा खोलने जा ही रही थी कि तभी दिनेश बोला, तुम चाय बनाने जाओ रीना, मैं दरवाजा खोल दूंगा। दरवाजे पर और कोई नहीं, दिनेश की बिजनेस पार्टनर मोहिनी ही आई थी। सुनो रीना, मुझे अभी मोहिनी जी से बिजनेस के बारे में कुछ बात करनी है और ध्यान रखना कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। जाओ और दरवाजा लॉक करके जाना। इतना कहकर रीना सुमन के कमरे में आ गई और उसने सुमन को मोहिनी के बारे में सारी बात बताई। ये सुनकर सुमन घबरा गई और बोली, माँ, ये औरत मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मेरी सगी माँ के मरने से पहले भी वो घर में आई थी और पापा ने उस वक्त भी मुझे यही कहा था कि मेरे कमरे में अभी मत आना। अच्छा तो ये बात है, हमें पता लगाना ही पड़ेगा कि बात क्या है, लेकिन हम कैसे पता करेंगे? अरे मेरे पास एक आइडिया है। आप उस जादुई लहंगे को पहनकर वहाँ जाओ और सच्चाई का पता लगाओ कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं अभी चेक करके आती हूँ। रीना जल्दी से उस जादुई लहंगे को पहन लेती है और कहती है, बेटी मैं तुम्हें दिख रही हूँ क्या? नहीं माँ, आप तो सच में अदृश्य हो गए।
इतना सुनकर रीना उस कमरे में गई जहाँ पर दिनेश और मोहिनी बैठे हुए थे। रीना भी वहीं खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। बेबी, मैं जल्दी ही सब कुछ सही करके तुमसे शादी कर लूंगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। बस दिनेश, अब कितने दिन लगेंगे? अब मुझसे इंतजार नहीं होता। मोहिनी, तुम्हें तो पता ही है, ये सब मैं हमारे लिए ही कर रहा हूँ। मैंने अपने पहली पत्नी को भी मार डाला ताकि ये सारी जायदाद हमारे नाम हो सके, लेकिन उस कमबख्त ने तो सारी प्रॉपर्टी सुमन के नाम पर कर दी है। और अब मैं सुमन को मारने का प्लान बना रहा हूँ। सुमन को मारकर मैं उसका इल्जाम उसकी सौतेली माँ पर डाल दूंगा और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा, क्योंकि दुनिया भी जानती है कि सौतेली माँ कैसी होती है। उसके बाद सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। क्या अच्छा प्लान है, मान गई मैं तो तुम्हें, लेकिन जो भी करना है जल्दी करो। ये सब सुनकर रीना के होश ही उड़ गए। उसे दिनेश की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। वो जल्दी से वहाँ से बाहर आ गई और सुमन को सारी बात बता दी। मुझे पहले से ही पता था, मेरे पिताजी पहली वाली माँ को अक्सर बिना बात के पीटते रहते थे। अब मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। बेटी, गुस्से से नहीं, अकल से काम लो। हम उन दोनों से ऐसे नहीं जीत सकते। मेरे पास एक आइडिया है। तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और उनसे कहो कि तुमने अपनी माँ का खून होते हुए देखा है। रीना की बात सुनकर सुमन उसके साथ पुलिस स्टेशन चली जाती है और फिर पुलिस रीना और सुमन के साथ उनके घर आ गई। मोहिनी और दिनेश, तुम दोनों को अरेस्ट किया जाता है। लेकिन क्यों साहब जी, मैंने क्या किया है? तुमने अपनी पहली पत्नी का खून किया है। क्या? जी हाँ, आपकी बेटी ने खुद अपनी आंखों से खून होते हुए देखा है। लेकिन कैसे? जब मैं अपनी पत्नी गरिमा को मार रहा था उस वक्त तो सुमन वहाँ थी ही नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने खुद ही कबूल कर लिया। दिनेश और मोहिनी, चलो मेरे साथ जेल में, अब पूरी जिंदगी वहाँ पर चक्की पीसना। इसके बाद उन दोनों को पुलिस पकड़ कर ले गई। इसके बाद रीना और सुमन खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।